वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 19 नवंबर 2021 और 19 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रमोद भगत इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। प्रमोद भगत बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण पदक जो इन्होंने जीता है ये टोक्यो 2020 में अपने नाम किया है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके यहाँ से चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ के एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और वहाँ पर जो संबंधित मेंबरशिप है उसे आप परचेज करके तमाम स्टडी मटेरियल वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही साथ जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें भी भाग ले पाएंगे और इसका PDF फाइल भी आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे बीपीएससी मेकर ऐप से। तो ऑलरेडी बहुत से लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रवि भूषण पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में सासाराम रोहतास के रहने वाले रवि भूषण पांडे को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है। ये आपको ध्यान रखना कि बिहार के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, तो इन्होंने अभी हाल ही में ये रवि भूषण पांडे को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान समय में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2 उप मुख्यमंत्री में से एक है तारकिशोर प्रसाद और दूसरी है रेणु देवी। तो ये भी जानकारी याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उन्हें यह पुरस्कार यानी कि रवि भूषण पांडे को यह पुरस्कार कोरोना महामारी के दौरान अपने उत्कृष्ट योगदान के कारण दिया जा रहा है तथा खेलकूद के क्षेत्र में भी उनके द्वारा काफी योगदान दिया गया है, जिस कारण उन्हें चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है और ये 2021 वाला ये सम्मान है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है रोहतास जिले के बारे में। तो रोहतास जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार में कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है, उनमें से पटना भी एक प्रमंडल है जिसके तहत रोहतास जिला आता है। और रोहतास जिले से संबंधित एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में रोहतास जिले में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है कि राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क ये रोहतास जिले में बनने जा रहा है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मैंने एक प्रश्न आपको कुछ दिन पहले बताया था। यह प्रश्न था कि बिहार का पहला मंकी पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, ये घोषणा हुआ था और आपको मैंने बताया था बिहार का पहला मंकी पार्क अररिया के औराही हिंगना में मतलब कि इसका निर्माण किया जाएगा। ये संबंधित चीज़ों की जानकारी आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न मैंने आपको यह भी बताया था कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ होगा। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण पटना के बाद ये अररिया में प्रस्तावित है। और एक प्रश्न मैंने आपको ये भी बताया था कि बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण किस जिले में होगा। तो पहला तो पटना में है और दूसरा दरभंगा में इसका निर्माण किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों की जानकारी याद रखिए, छोटे छोटे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भरत भूषण या फिर भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। यह भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधांशु फिरदौस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इस बार राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी बेगूसराय के गणित के व्याख्याता सुधांशु फिरदौस को दिया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया है या फिर दिया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये घोषणा हुआ था और शायद ये दिया भी जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार उनके पिछले साल प्रकाशित कविता संग्रह अधूरे श्वांगों के दरमियान के लिए दिया गया है। अब यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि कविता संग्रह अधूरे श्वांगों के दरमियान इनकी रचना किनके द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना है सुधांशु फिरदौस के द्वारा इनकी रचना की गई है और इसी के लिए अभी हाल ही में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि रजा फाउंडेशन द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में 2021 के भारत भूषण अग्रवाल युवा कविता सम्मान के संयोजक कवि और समालोचन पत्रिका के संपादक अरुण देव ने इस पुरस्कार की घोषणा की थी। तो ये सारे फैक्ट को आप यहाँ से अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दिसंबर 2021 में
बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन होगा? बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के नालंदा जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन दिसंबर 2021 में किया जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि हाल ही में नालंदा के राजगीर में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन होने जा रहा है और इसका आयोजन 11 से लेकर के 13 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा और इस समारोह में केंद्रीय आयुष मंत्री तथा अन्य राज्य के मंत्री भी शामिल होंगे। अब यहाँ पर इसी में हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि राजगीर और बोधगया बिहार के पहले पूरी तरह से हरित ऊर्जा वाले शहर है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि 2021 आयुर्वेद महापर्व का आयोजन दिसंबर 2021 में यानी कि 11 से लेकर के 13 दिसंबर 2021 के दौरान नालंदा में किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में फिच द्वारा यानी कि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन को आप पढ़ते होंगे तो बीपीएससी के अलावा जितने भी और भी परीक्षाएं हैं वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अक्सर। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि 2021-22 के लिए अनुमान को लगाया गया 8.7। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना पहले जो ये अनुमान था यह 10% था, इसमें कटौती किया गया जो कि 8.7% किया गया है। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि फिच द्वारा, जो कि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है, तो अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.7 रहने का अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा वही 2022-23 में वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि फिच के द्वारा ही 2022-23 में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है इसके लिए 10% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पे हमने इसी में अगले पॉइंट में लिखा है इसके अलावा फिच ने वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान भी जताया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात होती है भारत की आर्थिक वृद्धि दर की, तो विभिन्न संस्था द्वारा भारत की आर्थिक दर का अनुमान किया गया है। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पे हमने ऐड किया। ये सूची को आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी को देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न संस्था द्वारा अनुमान, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ये अनुमान है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये 9.5%, वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P के द्वारा 9.5% और भारतीय उद्योग परिसंघ तथा रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 9.5%, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 8.7%, जबकि ये पहले जो था ये था 10%, ये भी मतलब घटा कर किया गया है 8.7%। और यहाँ पे हमारा अगला है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 9.6%, केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2%, मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6%, एशियाई विकास बैंक के अनुसार 10% और साथ ही साथ यूबीएस सिक्योरिटी बैंक के अनुसार ये 9.5%। पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न कि हाल ही में किसी किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राहुल द्रविड़ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। आपको ये ध्यान रखना अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में किया गया था और इसकी जो स्थापना की गई थी ये रवि कल्लियल, सारा किलगोर और पवन किरोती ने किया था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में राहुल द्रविड़ के बारे में लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो हाल ही में सुलक्षणा नाइक और आरपी सिंह की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया यानी कि सीनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि समिति के सर्वसम्मति के आधार पर राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच नियुक्त किया गया है, हेड कोच। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है सुलक्षणा नाइक और आरपी सिंह क्रिकेट सलाहकार समिति के सर्वसम्मति के आधार पर ही ये नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय पुरुष सीनियर क्रिकेट टीम के जो कोच है, हेड कोच है, यह है राहुल द्रविड़। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 नवंबर को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि संस्कृतियों एवं लोगों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है और इसके अतिरिक्त 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। ये जानकारी मैंने आपको पहले दिया था। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त हमने कुछ महत्वपूर्ण तिथि व दिवस को और ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बाल दिवस और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
और हमारा अगला है 13 नवंबर। तो 13 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु के तंजावुर में भी हाल ही में ये संग्रहालय खोला गया है। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंजावुर या फिर तमिलनाडु भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर शहर का नाम लिखा गया, अगर यहाँ पर राज्य का नाम रहता तो आप यहाँ पर तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर करते। ठीक है, इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पार्ट है, इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य उद्योग खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तंजावुर शहर की, तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित तंजावुर ऐतिहासिक शहर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट को ऐड किया कि कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इसे दक्षिण में चावल का कटोरा के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि तंजावुर शहर के बारे में लिखा गया है कि कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण दक्षिण में चावल का कटोरा नाम से भी जाना जाता है। कावेरी एक नदी का नाम है। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था जिसके कारण स्पेस स्टेशन खतरे में पड़ गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चे में था, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है। इसमें एक निष्क्रिय सैटेलाइट को निशाना बनाकर नष्ट किया गया है। आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल में जो परीक्षण किया गया था तो इसके तहत एक निष्क्रिय सैटेलाइट को निशाना बना करके इसे नष्ट किया गया था इसे। और इसके चलते धरती के निचली कक्षा में नष्ट किए गए सैटेलाइट के 3000 से ज्यादा टुकड़े फैल गए हैं। नासा ने दावा किया कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा हो सकता है या फिर खतरा पैदा हो गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण की आलोचना भी की है। और यहाँ पे हमने इसी में एक और पॉइंट को ऐड कर दिया कि हाल ही में रूस की नौसेना ने पहली फुल्ली स्टील्थ वारशिप बनाने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को याद रखिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जनवरी से लेकर के अब तक के जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया। आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो को देख लेते या फिर इसका पीडीएफ फाइल पढ़ लेते तो आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर से बिहार में होने वाले किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ फाइल के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप चाहें तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर आप इसे मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत कम कीमत पर ये आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोम्बी शार्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के सोम्बी शार्प को भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और जो नियुक्ति हुई है आपको ये याद रखना है कि इसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नियुक्त किया गया है। और हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर संयुक्त राष्ट्र दलों के काम का नेतृत्व करते हैं जिससे कि सतत विकास लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल किया जाता है। तो यही दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये नियुक्त किया गया है सोम्बी शार्प को। और इनकी नियुक्ति एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा हुआ है। और यहाँ पे बात है एंटोनियो गुटेरेस की, तो मुझे लगता है एक प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि एंटोनियो गुटेरेस किस देश के रहने वाले हैं या फिर किस देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पे हमने उस पॉइंट को ऐड कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के नागरिक हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और पुर्तगाल से यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारत में जो भी यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे। और पुर्तगाली से एक प्रश्न ये भी बनता है कि वास्को डिगामा ने जो भारत की खोज की थी, तो वास्को डिगामा भी पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर मुझे आप कमेंट करके बताइए कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने कब की थी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम कितने वर्ष तक कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये बढ़ाकर किया गया है 5 वर्ष। 2 वर्ष से इसमें वृद्धि करके 5 वर्ष से किया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 अध्यादेश के जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक का कर दिया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अभी तक यह नियुक्ति 2 साल तक की अवधि के लिए तय होती थी, जिसमें कि वृद्धि किया गया 3 वर्ष का, इसे 2 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष से किया गया है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के नेता के प्रतिपक्ष की समिति के द्वारा की जाती है या फिर करती है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न।
यह प्रश्न हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास का 32वां संस्करण शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि थाईलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड संबंधी कश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का 32वां संस्करण 12 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये 12 से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया और ये 32वां संस्करण था, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अब यहाँ पर हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि भारत किस देश से 30 सशस्त्र प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने जा रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने जा रहा है और ये तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इस ड्रोन के पर जो मतलब कर सकते हैं करीब 22,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, यानी कि इसकी जो लागत है ये करीब 22,000 करोड़ रुपये है। अब यहाँ पर बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में कुछ रिलेटेड फैक्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारत को अमेरिका से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिले थे और अमेरिका वर्ष 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना था और इसमें भारत 5वें स्थान पर रहा है। और हमारा अगला पॉइंट है हाल ही में भारत और अमेरिका ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया था। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको ये ध्यान रखना अगर आपके पास समय का अभाव है, एग्जाम नजदीक है, ऐसे में आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आप करंट अफेयर्स का मेंबरशिप जो है ये कम कीमत पर लेकर के आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें करंट अफेयर्स का मेंबरशिप का जो फी है 1 वर्ष का वो 199 रुपये है। आप ऐप पर जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी हमारे और भी मतलब कर सकते हैं स्टडी मटेरियल है उसका अलग फी है, आप वहाँ पर ऐप पर विजिट करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाने का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसको विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार के कितने उत्पाद को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है और ये कब कब दिया गया है। आपको जितनी जानकारी है उनसे विस्तार पूर्वक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।